सोनपुर गांव में श्याम प्रसाद नाम का एक व्यापारी अपनी पत्नी वसुंधरा के साथ रहता था। उसका अनाज बेचने का बहुत ही बड़ा व्यापार था। वह बहुत ही धनी था, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। दोनों ने कई वैद्य डॉक्टर को दिखाया, कई मंदिर में पूजा पाठ किया, फिर भी उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। वसुंधरा, मुझे लगता है कि अब हमें अगले जन्म में ही संतान की प्राप्ति होगी। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जी? मुझे पूरा विश्वास है हमें इस जन्म में संतान की प्राप्ति होगी। ईश्वर हमारी मनोकामना जरूर पूरी करेगा। जब भगवान की यही मर्जी है कि हम संतान के बिना रहें, तो यही ठीक है। श्याम प्रसाद मान चुका था कि अब उसे इस जन्म में संतान नहीं होगा, परंतु वसुंधरा उसकी एक न सुनती थी और दिन भर ईश्वर की पूजा पाठ में लगी रहती थी। जो भी खाली समय बचता उसमें वह पक्षियों को दाना डालती थी और दाना चुगते हुए पक्षियों को दिन भर निहारती रहती थी। एक दिन की बात है, वसुंधरा की छत पर कहीं से एक सुनहरे रंग का पक्षी का जोड़ा आता है और उनके घर में ही घोंसला बनाकर रहने लगता है। यह देखकर वसुंधरा बहुत खुश हो जाती है। वह उन्हें रोज दाना डालती है। उन्हें दाना खाते हुए पक्षी देखना बहुत अच्छा लगता है। एक दिन की बात है, जब वसुंधरा अपने पति से अपने कोई संतान न होने के बारे में बात कर रही होती है, तभी उनकी सारी बातें पंछियों ने सुना, क्योंकि वह एक जादुई पंछी थी। सुनिए, ये दोनों संतान को लेकर कितना परेशान है। क्यों ना हम अपने जादू का प्रयोग करके इनको एक संतान का सुख हाँ दे ठीक दें? है, पर यह सब कैसे होगा? हम लोग एक जादुई अंडे को अपने घोंसले में रख देते हैं और इस अंडे के फूटने पर एक लड़की जन्म लेगी, लेकिन इसके लिए हमें ये घर छोड़ना होगा। कुछ दिनों के बाद पक्षी ने उसमें एक अंडा दिया। सुनहरा पक्षी का जोड़ा रोज सुबह खाने की तलाश में बाहर जाते और शाम होने से पहले वापस आ जाते। अचानक एक दिन वसुंधरा देखती है, अरे इतना अंधेरा हो गया, परंतु सुनहरा पक्षी का जोड़ा अभी तक वापस नहीं लौटा। अगर सुनहरा पक्षी का जोड़ा नहीं आएगा तो इसके अंडे को कौन देखेगा? वसुंधरा कई दिनों तक उन पक्षियों के घोंसले में आने का इंतजार की, परंतु वह सुनहरा पक्षी का जोड़ा लौटकर वापस नहीं आए। तब वसुंधरा ही उस घोंसले में रखे अंडे की निगरानी करने लगी। वह दिन भर अंडे को निहारती रहती, जैसे अंडे में पल रहा बच्चा उसका ही हो। सुनहरा पक्षी का वह अंडा बहुत तेजी से बढ़ रहा था। वह रोज रात को 2 गुना आकार में बढ़ जाता। यह देखकर वसुंधरा को डर भी लगता था। एक दिन वसुंधरा ने देखा कि वह अंडा तरबूज जितना बड़ा हो गया है। यह देखकर वह जल्दी से अपने पति को बुलाकर लाती है। दोनों यह देखकर बहुत ही अचंभित थे। एक पक्षी का अंडा इतना बड़ा कैसे हो सकता है? वही तो देखकर मैं भी हैरान हो रही हूँ। दोनों अंडे को देख रहे थे, तभी वह अंडा लुढ़क कर वसुंधरा के पैरों के पास आ जाता है। वसुंधरा ने डरते डरते उस अंडे को हाथ लगाया तो अंडा फूट गया और उसमें से एक बहुत ही प्यारी छोटी बच्ची निकली। दोनों ने इस बच्ची को देखा तो आश्चर्यचकित के साथ बहुत खुश भी हुए। वसुंधरा जल्दी से बच्ची को अपनी गोद में ले लेती है। आखिर ये कैसे हो सकता है? एक पक्षी के अंडे से लड़की कैसे निकल सकती है? हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन जाने दीजिए, भगवान की महिमा से हमें बच्ची तो मिली है ना। ये लड़की एक पक्षी के अंडे से निकली है ना, इसलिए हम इसका नाम कोयल रखेंगे। दोनों ने उस लड़की का नाम कोयल रख दिया। उसे अपनी बेटी बनाकर पालने लगे। उन्होंने कोयल का पालन पोषण बहुत अच्छे से किया। अब वह बहुत खुश रहने लगे। अब कोयल बड़ी हो गई है। वह देखने में भी सुंदर लगती थी। जब भी उसे कोई देखता तो देखते ही रह जाता। एक दिन कोयल सरोवर से जल लेने गई थी। उसी समय उस राज्य का राजा अपने मंत्री के साथ घूमने के लिए आया था। जब उसने कोयल को देखा तो वह उससे बहुत ही अच्छी लगी। उसने मन बना लिया कि मैं इसी से ही शादी करूंगा। वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। मंत्री जी, ये पता करो ये लड़की कौन है और इसके माता पिता कौन है। मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। ठीक है महाराज, मैं जल्द ही इस लड़की के बारे में पता लगाता हूँ। मंत्री ने जल्दी से उस लड़की के बारे में पता लगा लिया। महाराज,
ये हमारी राज्य की सोनपुर गांव की लड़की है। उसके माता पिता एक व्यापारी हैं। ठीक है मंत्री जी, उनके पास हमारे विवाह का प्रस्ताव भेजिए। इस राज्य के राजा आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं, ठीक है? मंत्री की बात सुनकर श्याम प्रसाद चौंक जाते हैं और मंत्री से कहते हैं, क्या खुद महाराज ने हमारी बेटी कोयल से शादी करने का प्रस्ताव भेजा है? हम अपनी बेटी कोयल की शादी राजा से करने के लिए तैयार हैं। ये तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। लेकिन हम अपनी बेटी के बारे में एक बात बताना चाहते हैं। क्या बात है, जल्दी बताइए। कोयल का जन्म मानव शरीर से नहीं हुआ है, बल्कि उसका जन्म एक पक्षी के अंडे से हुआ है। यदि महाराज को इस बात से कोई आपत्ति न हो तो हम विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करते हैं। नहीं, महाराज को कोई आपत्ति नहीं है। आप विवाह की तैयारी शुरू कीजिए। इतना कहकर मंत्री वहां से चले जाते हैं। इधर श्याम प्रसाद की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वह वसुंधरा के पास जाकर बोले, अरे वसुंधरा, हमारी बेटी के तो भाग्य ही खुल गए। इस राज्य के राजा भीम सिंह हमारी बेटी कोयल से विवाह करना चाहते हैं। तुम्हारा क्या कहना है? सच? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। इससे तो हमारी बेटी का जीवन खुशियों से भर जाएगा। यह सोचकर पति पत्नी बहुत खुश थे। बड़ी धूमधाम से कोयल का विवाह राजा से कर दिया गया। राजा की पहले से ही एक रानी थी और अब कोयल दूसरी रानी बनकर महल में आई। महल में चारों तरफ कोयल की चर्चा हो रही थी। यह सब सुनकर बड़ी रानी को रानी कोयल से बहुत ही जलन हो रही थी। राजा को यह बात पता था कि कोयल मानव गर्भ में नहीं बल्कि एक पक्षी के अंडे से पैदा हुई है। अब राजा का अधिकांश समय कोयल के साथ ही बीतता था। राजा प्यार से कोयल को रानी कोयल कहकर बुलाते थे और कोई भी बात होती तो राजा उनसे ही सलाह लेते थे। यह सब देखकर बड़ी रानी कोयल से और भी जलने लगी। अब तो बहुत हो गया। मुझे हमेशा के लिए इसको महल से बाहर निकालना होगा। एक दिन वह कोयल के पास जाती हैं और बोलती हैं, रानी कोयल, तुम तो हमारी तरह किसी इंसान के पेट से नहीं आई हो। तुम तो किसी अंडे से जादू की तरह बाहर आई हो। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जान किसमें बसती है? दीदी, जैसे सभी की जान उनके हृदय में होती है, बस वैसे ही मेरी भी जान मेरे हृदय में ही है। देखो कोयल, सुनो, तुम मेरी बहन की तरह हो। मुझे ये जानने की बहुत इच्छा हो रही है कि तुम्हारी जान किसमें बसती है। अब तुम रानी बन गई हो और राज परिवार के लोगों पर हमेशा जान का खतरा बना रहता है। इसीलिए मुझे बता दो कि तुम्हारी जान किसमें है, ताकि तुम पर कोई खतरा होने पर मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। कोयल बहुत ही मासूम और साफ दिल की थी। उसे नहीं पता था कि बड़ी रानी के मन में क्या चल रहा है और उनसे कितना ईर्ष्या करती हैं। इसलिए वह बड़ी रानी को सारी सच्चाई बता देती हैं। दीदी, मेरे मायके में मेरे घर में एक कमरा है और उसी कमरे में मेरे बचपन की फोटो है। बस उसी फोटो में मेरी जान कैद है। यह सब बातें जानकर बड़ी रानी ने कोयल से कहा, रानी कोयल, तुम्हारी जान तो बहुत ही सुरक्षित जगह पर है, परंतु ध्यान रखना, हम रानियों के अनेकों दुश्मन होते हैं। हमारी जान का हमेशा खतरा बना रहता है। यह कहकर बड़ी रानी वहां से चली गई और कोयल उसकी यह बातें सोचने लगी। तभी वहां पर राजा आ जाते हैं। किन ख्यालों में खोई हो रानी कोयल, हमें भी तो बताओ। महाराज, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को मत जलाना। ये कैसी अपशगुन बातें बोल रही हो रानी कोयल? महाराज, मरना तो एक दिन सबको है, परंतु मैं अपनी सारी बातें बताना चाहती हूँ। महाराज, मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना नहीं, बल्कि एक महल बनवाकर उसके आंगन में मेरे शरीर को रखवा देना और उस महल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनवा देना, ताकि उस महल के अंदर कोई भी प्रवेश ना कर सके। और हाँ महाराज, महल में एक बगीचा भी बनवा देना और जरूरत का सारा सामान भी रखवा देना। बस अब शांत भी हो जाओ रानी कोयल। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हें कोई नहीं मार सकता। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा।
यह कहकर राजा ने कोयल को गले लगा लिया। राजा ने देखा कि कोयल को बहुत तेज बुखार है। राजा ने तुरंत राजवैद्य को उपचार के लिए बुलाया। राजवैद्य ने कुछ औषधि को दिया और महाराज से बोला, महाराज, खुशखबरी है, रानी कोयल मां बनने वाली है। यह सुनकर राजा बहुत ही खुश हो गए। राजवैद्य को उपहार में बहुत से सोने के सिक्के दे दिए। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि राजा की यह पहली संतान थी। बड़ी रानी से राजा को एक भी संतान नहीं थी। राजा बहुत खुश थे। अब वह छोटी रानी की बहुत देखभाल करने लगे। यह देखकर बड़ी रानी ने सोच लिया कि जब से छोटी रानी आई है तब से राजा मुझ पर ध्यान नहीं देते हैं। अब हमेशा के लिए इसको अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। सुनो दासी, तुम जल्दी से एक चोर को बुलाओ जो चोरी करने में बहुत तेज हो। दासी ने सुभाष नाम के चोर के पास रानी को ले गई। सुनो सुभाष, मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ तुम्हें वैसे वैसा करना होगा। तुम तुरंत रानी कोयल के मायके जाओ और उसके माता पिता घर में नहीं हो तो मौका देखकर चुपके से उसके घर में घुस जाना। उसके घर में उसके कमरे में कोयल की बचपन की फोटो लगी है। उस फोटो को मेरे पास लाना। इसके बदले मैं तुम्हें बहुत से सोने के सिक्के दूंगी। और याद रखना, अगर तुम इस काम में असफल रहे या यह बात किसी को कानों कान खबर हुई तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी, समझे? ठीक है महारानी जी, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा और मैं आपको आज ही फोटो लाकर देता हूँ। वह कोयल के मायके चला गया और जब उसके माता पिता घर पर नहीं थे तो मौका देखकर घर में घुस गया और सभी कमरे में छोटी रानी की फोटो को खोजने लगा। कुछ देर बाद उसे छोटी रानी की फोटो मिल गई। जैसे ही सुभाष फोटो को वहां से हटाता है, कोयल की तबीयत खराब हो गई। सुभाष उस फोटो को ले जाकर बड़ी रानी को सौंप दिया। बड़ी रानी ने सुभाष को बहुत से सोने के सिक्के दिए। बड़ी रानी ने जैसे ही फोटो में लगे फ्रेम को तोड़ती है, वैसे ही कोयल की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। बड़ी रानी ने उस फोटो को निकालकर जला दिया और उस फोटो की राख को एक कांच की बोतल में भरकर महल के किसी कोने में फेंक दिया। इधर रानी कोयल की सांसें एकदम से रुक गई और वह मूर्छित होकर नीचे गिर गई। राजा ने यह देखा तो जल्दी से राजवैद्य को बुलाया। राजवैद्य ने रानी को देखा तो उसकी सांसें रुक चुकी थी। महाराज, महाराज, अब रानी कोयल इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अब तो कोयल की जान मेरे हाथों में है। अब मेरे रास्ते का कांटा हट गया। थोड़ी देर बाद मंत्री राजा के पास आता है और बोलता है, महाराज, रानी के अंतिम संस्कार का समय हो गया है। हमें उनके शरीर को जलाने के लिए ले जाना होगा। नहीं मंत्री जी, हम कोयल के शरीर को नहीं जलाएंगे। नहीं, नगर के बाहर एक दूसरा महल बनवाइए और उसके आंगन में हमारी रानी कोयल के शरीर को रखवा दीजिए। उस महल को चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारों से घिरवा दीजिए ताकि उसमें कोई प्रवेश न पा सके। साथ ही महल में ढेर सारा खाने पीने का सामान और अनाज रखवा दीजिए। सारी सुख सुविधाओं का सामान रखवा दीजिए। यही हमारी रानी कोयल की आखिरी इच्छा थी। मंत्री राजा की बात सुनकर हैरान थे। महाराज ऐसा क्यों करवा रहे हैं? परंतु मंत्री ने राजा का आदेश मानते हुए नगर के बाहर एक बहुत बड़ा महल बनाया। उसे ऊंची ऊंची दीवारों से घिरवा दिया। उस महल के आंगन में कोयल के शरीर को रखवा दिया गया। साथ ही ढेर सारा खाने पीने का सामान, सुख सुविधाओं का सामान रखवा दिया। कोयल की मृत्यु पर बड़ी रानी बहुत ही खुश थी। वह सोच रही थी, हाँ, अब तो कोयल हमेशा के लिए चली गई। अब महाराज मुझे ही मानेंगे और मेरे साथ ही रहेंगे। इधर राजा बहुत दुखी थे। उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। वे हमेशा कोयल की यादों में खोए रहते थे। एक दिन राजा ने सोचा, रानी कोयल ने आखिर अपने शरीर को जलाने से मना क्यों कर दिया? क्या वो फिर से जीवित होकर लौट आएगी? परंतु ऐसा नहीं हो सकता। मरे हुए लोग वापस नहीं आ सकते। लेकिन रानी कोयल ने मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कहा? रानी कोयल की बातों में
जरूर कुछ रहस्य छुपा हुआ है। मुझे मुझे इस रहस्य के बारे में पता लगाना ही होगा। यह सोचकर राजा रानी कोयल के महल की ओर निकल जाते हैं। कुछ समय बाद वह कोयल के महल के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। राजा अपने दिल को समझा लेते हैं। वे कोयल की याद में कभी कभी उसके महल के चक्कर लगाया करते थे। एक दिन राजा ऐसे ही कोयल के महल की तरफ चक्कर लगा रहे थे, तभी उन्हें महल के अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। यह सुनकर राजा बहुत हैरान थे। यह बच्चे की रोने की आवाज़ इस महल से कैसे आ सकती है? आखिर कोई भी बच्चा महल में कैसे आ सकता है? मुझे अंदर चलकर देखना चाहिए। बच्चे को देखने के लिए राजा महल के अंदर घुस गए। तब राजा ने देखा कि कोयल का मृत शरीर वैसे के वैसा बना है जैसे उन्हें इस महल में रखा गया था। यह सोचकर राजा अचंभित हो जाते हैं। आखिर कैसे मृत्यु के इतने दिनों के बाद भी रानी का शरीर उसी तरह से है? तभी उन्होंने देखा कि रानी के मृत शरीर के बगल में एक छोटा सा बच्चा रो रहा है। राजा ने उस बच्चे को गोद में उठाया तो बच्चा चुप हो गया। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि यह बच्चा कौन है और यहाँ पर कैसे आ गया है। तब राजा ने उस बच्चे को थोड़ी देर खिलाया, फिर बच्चा उनकी गोद में ही सो गया। तब राजा ने उसे कोयल के बगल में सुलाकर चल दिए। अगले दिन राजा फिर से बच्चे को देखने के लिए महल में घुस गए। तब राजा ने देखा कि बच्चा महल के आंगन में खेल रहा है। राजा ने फिर से गोद में लिया और थोड़ी देर बाद बच्चा फिर से सो गया। तो राजा ने उससे कोयल के शरीर के पास सुलाकर चले गए। राजा रोज उस बच्चे से मिलने के लिए जाते और बच्चे के साथ थोड़ी देर खेलने के बाद कोयल के पास सुलाकर आ जाते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब वह लड़का बड़ा हो गया था और सारी बातें भी समझने लगा था। ऐसे ही एक दिन राजा ने उस लड़के से पूछा, बेटा तुम कौन हो और तुम्हारी माँ कहाँ पर है? लड़के ने कोयल के शरीर की तरफ इशारा करते हुए बोला कि मेरी माँ यही है। यह सुनकर राजा बहुत ही हैरान थे। राजा ने बड़ी हैरानी से देखा। बेटा तुम्हें रोज खाना कौन खिलाता है? मेरी माँ मुझे रोज खाना खिलाती है। यह सुनकर राजा बहुत ही हैरान थे। राजा ने बड़ी हैरानी से देखा। कोयल तो बिल्कुल निष्प्राण लेटी हुई है, ये बच्चे को खाना कैसे खिला सकती है? बेटा कब जागती है तुम्हारी माँ? मेरी माँ रोज रात को जागती है और मुझे ढेर सारा प्यार करती है, खाना खिलाती है, फिर सुबह होने से पहले ही वो सो जाती है। बेटा आज रात में जब तुम्हारी माँ जागेगी तो उससे पूछना कि माँ तुम दिन भर सोती रहती हो और रात में ही जागती हो, ऐसा क्यों? ठीक है, आज रात में जब मेरी माँ जागेगी तो मैं उससे ये बात पूछूंगा। यह कहते हुए बच्चा सो जाता है। फिर राजा उसको कोयल के बगल में सुलाकर चले जाते हैं। कोयल का प्राण उस बोतल में रखी हुई राख में ही था और बड़ी रानी वह राख को महल के किसी के कोने में फेंक दी थी और उस बोतल को महल के एक सेवक ने महल के बगीचे में पेड़ के नीचे फेंक दिया था। इधर रानी को लगा कि कोयल की मृत्यु हो गई है, लेकिन बड़ी रानी को यह नहीं पता था कि रानी की प्राण अभी भी उसी राख में है। दिन के उजाले में जब उस बोतल पर सूर्य की रोशनी पड़ती थी तब रानी नींद में होती थी और जैसे ही अंधेरा होता था वैसे ही रानी जीवित होकर अपने बच्चे की देखभाल करती थी। अगली रात को कोयल जब जागी और अपने बच्चे को खाना खिला रही थी तब बच्चे ने बोला, माँ मेरा पेट भरा हुआ है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। माँ मैं खाना खा चुका हूँ। कोयल यह बात सुनकर हैरान थी। तुम्हें खाना किसने खिलाया? माँ मुझे राजा साहब ने खाना खिलाया। वो रोज दिन में आते हैं और मेरे साथ खूब खेलते हैं और मुझे प्यार भी करते हैं। मुझसे थोड़ी देर खेलने के बाद वो चले जाते हैं। माँ वो पूछ रहे थे जब तुम्हारी माँ जागेगी तो उससे पूछना कि तुम दिन में सोती हो और रात में जागती हो, ऐसा क्यों? कोयल ने सोचा कि राजा को सारी बात बताने का सही समय आ चुका है। सुनो बेटा, जब कल राजा साहब आए तो उनसे बोलना कि महल के पूरब दिशा के कोने पर एक बड़ा सा पेड़ है। उस पेड़ के नीचे एक कांच की बोतल पड़ी हुई है और बोतल में जो राख है उस राख को लेकर मेरे माथे पर लगाना होगा। उसके बाद मैं फिर से जीवित अवस्था में आ जाऊंगी और इन सब के पीछे बड़ी रानी का हाथ है जिसके कारण मेरा ये हाल है। अगले दिन रोज की तरह फिर से राजा उस बच्चे से मिलने के लिए जाते हैं। तब वह बच्चा बोलता है,
राजा साहब, मेरी माँ बोल रही थी कि महल के पूरब दिशा के कोने पर एक बड़ा सा पेड़ है। उस पेड़ के नीचे एक कांच की बोतल पड़ी हुई है और बोतल में जो राख है उस राख को लेकर मेरे माथे पे लगाना होगा। उसके बाद मैं फिर से जीवित अवस्था में आ जाऊंगी। और इन सब के पीछे बड़ी रानी का हाथ है, जिसके कारण मेरा ये हाल हुआ है। राजा समझ गया था कि बड़ी रानी को रानी कोयल से बहुत जलन थी, जिस कारण वह रानी कोयल को जान से मारना चाहती थी। ओह, तो आज रानी कोयल की ये दशा बड़ी रानी की वजह से हुई है। उसके इस करतूत की सजा उसे जरूर मिलेगी। इससे पहले बड़ी रानी को ये बात पता चले, मैं छोटी रानी को जीवित करता हूँ, फिर उसके बाद बड़ी रानी को सजा दूंगा। राजा उस बोतल को खोजने रानी की बताई हुई जगह पर जाते हैं। राजा को यह बोतल मिल जाता है। फिर उस बोतल को छोटी रानी के पास लेकर आते हैं। जैसे ही उस बोतल में रखी राख को छोटी रानी के माथे पर लगाते हैं, रानी फिर से जीवित हो जाती है। राजा छोटी रानी को जीवित देखकर बहुत खुश होते हैं और छोटी रानी से पूछते हैं, छोटी रानी, ये सब क्या है और तुम्हारी ऐसी हालत करने के पीछे किसका हाथ है? छोटी रानी सारी घटना के बारे में राजा से बता देती हैं। राजा गुस्से से बोलते हैं, बड़ी रानी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। राजा छोटी रानी और बच्चे को लेकर अपने महल वापस आते हैं। इधर बड़ी रानी छोटी रानी को देखकर चौंक गई और मन में सोचने लगी, अरे, मैंने तो इसे मार दिया था, फिर ये छोटी रानी जीवित कैसे है? और ये देखो, उनके साथ तो एक छोटा बच्चा भी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये मेरा भ्रम भी तो नहीं हो सकता ना। ये सब सोचकर रानी बहुत ही डर जाती है, लेकिन अब वह कर भी क्या सकती है। और इधर राजा गुस्से से अपने मंत्री से कहते हैं, मंत्री जी, तुरंत अभी एक सभा रखिए और उस सभा में बड़ी रानी को बुलाइए। जी महाराज, आप जैसा कहें। सभा में सभी लोग उपस्थित होते हैं और सभा शुरू हो जाती है। राजा बड़ी रानी से कहते हैं, बड़ी रानी, आपको सफाई में कुछ कहना है? नहीं महाराज, नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, फिर मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी गलती माफ करने लायक नहीं है, तुम्हें सजा तो भुगतना ही होगा। सैनिकों, बड़ी रानी को कारागार में बंद कर दिया जाए। राजा के इतने कहते ही सैनिक बड़ी रानी को कारागार में बंद कर देते हैं। राजा अपनी छोटी रानी और अपने पुत्र के साथ खुशी से जीवन बिताने लगते हैं। आप अगर इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।